को सूखी खांसी या सांस लेने में हो कठिनाई, पशु के वजन या दूध उत्पादन में कमी दे दिखाई, बुखार के साथ साथ बढ़े ना संक्रमण, ट्यूबरक्लोसिस का कैसे करें नियंत्रण। देखिए पशुओं में ट्यूबरक्लोसिस, लक्षण और बचाव अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे डीडी किसान पर। बदलती कृषि और हर तकनीक पर होगा विचार। पशुपालन से जुड़ा हो कोई सवाल या लेना हो सरकारी योजनाओं का लाभ, या बात हो कृषि उत्पादों की पहचान की, देखिए विचार विमर्श हर शनिवार रात 10 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। किसानों के लिए, कृषि जगत के लिए, नई टेक्नोलॉजी, एग्री स्टार्टअप और एफपीओ के लिए, उर्वरकों और प्राकृतिक खेती के लिए। निकलेगा क्या क्या जब खुलेगा बजट का पिटारा। बजट 2023 और 24 गांव और किसान 1 फरवरी सुबह 10 बजे से लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कृषि में आधुनिकता और मशीनीकरण प्रमाण है वैज्ञानिकों के प्रयासों का, किसानों की जागरूकता का। लुधियाना के सिफेट में दिन रात होती कड़ी मेहनत का। जानने के लिए देखिए श्रेष्ठ संस्थान इस रविवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद के ब्लॉक छजलैट के गांव मोहम्मदपुर भगवान दास में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की चर्चा चल रही है। 2-2 हजार रुपए की राशि आती है, धनराशि आती है, तो उससे समय पे बीज ले लेते हैं, तेल ले लेते हैं, खाद ले लेते हैं। और जब ये राशि नहीं आती थी तो समय पे खाद भी नहीं लगता था। राशि आ गई तो उसे जो है किसान ला करके उसे अपना खाद बीज जो है बखेर लेता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का, जो ये योजना बनाई प्रधानमंत्री जी ने। चौपाल चर्चा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना 30 जनवरी सोमवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। गाजियाबाद के इस स्कूल का अंदाज है निराला। यहाँ बच्चे ले रहे हैं बागवानी की पाठशाला। इस स्कूल में बच्चों का है अपना किचन और पिज्जा गार्डन, जिसमें उग रही हैं स्ट्रॉबेरी, सब्जियां और औषधीय पौधे। जानने के लिए देखिए छत पर बागवानी 28 जनवरी शनिवार सुबह 9 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। डिजिटाइजेशन के इस दौर में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। न घर बैठे देश विदेश में ट्रेडिंग करना, न नए लॉन्च हुए एप्स और टेक्निक्स के बारे में जानना। जरूरत है तो बस ई लर्निंग की। डिजिटल करेंसी है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। क्या है ये टेक्नोलॉजी? डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है, जिसमें जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप इसमें ट्रांजैक्शंस करते हैं, वो ब्लॉक के अंदर जाकर आपकी स्टोर होती है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में किस तरह से इन्वेस्ट किया जा सकता है? हम कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर में, तो वहाँ पर हम एक प्लान चूज करते हैं, SIP जिसको हम बोलते हैं। आज हम
नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के भोपाल में वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय का पंजीयन 6 से 28 फरवरी तक मोबाइल, कंप्यूटर, ग्राम पंचायतों के सुविधा केंद्र, सहकारी समिति, महिला स्वयं सहायता समूह, एफपीओ और एफपीसी केंद्रों पर निःशुल्क किया जा रहा है पंजीयन। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मोटे अनाज को बताया वरदान। कहा 2023 को मिलेट ईयर घोषित किए जाने से विश्व में मिलेट्स की बड़ी मांग। विभिन्न व्यंजन तैयार करने के लिए लोगों से मोटे अनाजों का उपयोग करने का आह्वान। कृषि क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नेकराम शर्मा को पद्म श्री पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। जैविक खेती के द्वारा 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित कर रहे हैं नेकराम शर्मा। अवार्ड को बताया बड़ी जिम्मेदारी। और खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के भोपाल में जिला आपूर्ति नियंत्रक मीना मालकार ने शुक्रवार को बताया कि जिले में रबी विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर गेहूं विक्रय का पंजीयन 6 फरवरी से 28 फरवरी तक किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गेहूं विक्रय करने के लिए किसानों का पंजीयन स्वयं के मोबाइल, कंप्यूटर, ग्राम पंचायतों के सुविधा केंद्र, सहकारी समिति, महिला स्वयं सहायता समूह, एफपीओ, एफपीसी केंद्रों पर निःशुल्क पंजीयन किया जा रहा है। इसके अलावा एमपी ऑनलाइन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केंद्रों पर निजी व्यक्तियों द्वारा साइबर कैफे पर 50 रुपए शुल्क जमा करा के 6 से 28 फरवरी तक प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक पंजीयन करवा सकते हैं। मालकार ने बताया कि सीख में बटाईदार एवं वन पट्टाधारी किसानों के पंजीयन सहकारी समिति, महिला स्वयं सहायता समूह, एफपीओ, एफपीसी केंद्रों पर किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि किसानों का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जब भू अभिलेख में दर्ज खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। दस्तावेजों में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। जिला आपूर्ति नियंत्रक ने बताया कि गेहूं पंजीयन के लिए आधार नंबर का वेरिफिकेशन लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी या बायोमेट्रिक डिवाइस से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान के परिवार में जिन सदस्यों के नाम भूमि होगी वे सभी अपना पृथक पंजीयन कराए। किसान भूमि अगर अन्य जिले में है तो उसे जिले में पंजीयन कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि किसानों को फसल बेचने के लिए एसएमएस की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। फसल बेचने के लिए किसान निर्धारित ई पंजीयन पोर्टल के नजदीक के उपार्जन केंद्र, तिथि एवं समय के स्लॉट का चयन कर गेहूं का विक्रय कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि आज विश्व में मोटे अनाज की मांग बढ़ती जा रही है। इससे विदेश में मोटे अनाज को बेचने के लिए किसानों को बढ़ावा मिल रहा है। हम सभी को मोटे अनाज का उपयोग विभिन्न व्यंजनों के लिए करना चाहिए। मोटे अनाज बुंदेलखंड के किसानों एवं क्षेत्रवासियों के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। विश्वविद्यालय के छात्रावास के साथ अन्य छात्रावासों में भी मोटे अनाज को भोजन में शामिल करना चाहिए। कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय बांदा के 8वें दीक्षांत समारोह में कुल अधिपति के रूप में उपस्थित रही राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने अध्यक्षीय उद्घाटन में कहा कि उत्तर गुजरात की तरह बुंदेलखंड भी कम पानी वाला क्षेत्र है। बुंदेलखंड के लिए मिलेट वर्ष 2023 एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। यहाँ के कृषक छोटी जोत से भी इसे शुरू कर सकते हैं क्योंकि बाहर इसकी मांग बढ़ रही है। कृषि छात्रों के लिए इनके उत्पाद का उद्योग एक अवसर होगा। कृषि के क्षेत्र में ड्रोन एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा मिल रहा है। महिलाएं समाज में बड़ी भागीदारी निभा रही हैं। इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सम्मान का विशेष ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के झांसी और महोबा जिलों की महिलाओं ने मिलकर 2 साल पहले जिस झलकारी बाई महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की शुरुआत की थी उसका टर्नओवर
इस समय 4 करोड़ रुपए पार कर चुका है। इस कंपनी में निदेशक मंडल के 5 पदों की जिम्मेदारी महिलाओं के पास है और सदस्यता भी महिला किसानों को ही दी जाती है। कंपनी ने मूंगफली, चना और मटर की खरीद गाँव में ही जाकर करने के लिए हर 3 या 4 गाँव पर एक खरीद केंद्र बनाया है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने इस कंपनी के गठन के लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मदद दी और प्रेरित किया। इस कंपनी से अभी तक झांसी और महोबा जिले की 5000 से अधिक महिलाएं बतौर सदस्य जुड़ चुकी हैं। कंपनी का वार्षिक टर्नओवर 4.5 करोड़ से अधिक पहुंच चुका है। दिसंबर 2020 में इस कंपनी का गठन हुआ और अप्रैल 2021 से इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। अभी कंपनी ने कुछ समय पहले झांसी की 700 और महोबा की 300 महिला किसानों से मूंगफली की खरीद की है। इस कंपनी से 17,406 महिला किसानों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जलकारी बाई महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की निदेशक जितेंद्र राजी ने बताया कि निदेशक मंडल की 5 में से 3 सदस्य झांसी की और 2 महोबा की हैं। कंपनी ने गांव में ही फसल की खरीद के लिए केंद्र बनाए हैं, जिन्हें बिक्री के लिए मंडी जाने की मेहनत बच जाती है। कंपनी के खरीदी केंद्र पर मशीन के द्वारा फसल की सही गुणवत्ता का पता भी चल जाता है और उसी के अनुसार मूल्य का भुगतान किया जाता है। फसल की कीमत का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर ऑनलाइन कर दिया जाता है। और केंद्र सरकार की तरफ से गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। कृषि क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नेकराम शर्मा पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुने गए हैं। नेकराम शर्मा जैविक खेती से जुड़े हैं। वे 9 अनाज की पारंपरिक फसल प्रणाली को पुनर्जीवित कर रहे हैं। 9 अनाज एक प्राकृतिक अंतर फसल विधि है, जिसमें 9 खाद्य अन्न बिना किसी रासायनिक उपयोग के जमीन के एक ही टुकड़े पर उगाए जाते हैं। इससे पानी के उपयोग में 50% की कटौती और भूमि की उर्वरता बढ़ती है। उन्होंने अन्य किसानों को भी इस प्रणाली को अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही स्थानीय स्वदेशी बीजों का उत्पादन कर 6 राज्यों में 10,000 से अधिक किसानों को बिना किसी शुल्क के वितरित कर रही हैं। पद्मा अवार्ड से सम्मानित किए जाने पर नेकराम शर्मा ने कहा कि ये सम्मान बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अब मुझे और भी काम करने की जरूरत है। मैं मानता हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, परंतु मुझे लग रहा है कि अगर बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों ने इस काम को सराहा है और मुझे ये सम्मान मिला, तो मुझे लगता है कि अब तो मुझे, अगर मैं अभी तक 14 घंटे काम करता था तो मुझे 18 घंटा करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। इतना सम्मान मिलना, इसके बाद मैं अब और स्पीड अपनी बढ़ाना चाहूँगा, इस पर अपना मानना है। और केंद्र सरकार के एजेंडे में देश के गांव, गरीब और किसान प्राथमिकता में रहे हैं। कृषि क्षेत्र में शिक्षा, शोध व अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने हमेशा बजटीय प्रावधानों में विशेष सहूलियतें दी हैं। इस विषय पर डीडी न्यूज से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रमादित्य पांडे ने आम बजट 2023 पर अपने विचार रखे। है कि वर्तमान सरकार किसानों और राष्ट्र हित में जितने कदम उठाना चाहिए वो कदम उठा रही है, जिसको सभी ने अभी तक इसको देखा है। इस क्रम में इस वर्तमान सरकार का वर्तमान समय में जो बजट पेश होने जा रहा है, इसी में भारत को विश्व स्तर पर एक अच्छे राष्ट्र के रूप में स्थापित करने के लिए शिक्षा, अनुसंधान और ढांचागत जो विकास होता है, अधिक उत्पादन और वो भी गुणवत्ता युक्त उत्पादन के लिए, इसके साथ साथ विपणन व्यवस्था और निर्यात के लिए जितनी सुविधाओं का विकास किया जाना है, सरकार इसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसके माध्यम से किसानों की आय को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके और देश में समृद्धि, आर्थिक समृद्धि लाई जा सके। इस क्रम में जो प्राकृतिक खेती या निर्यातोन्मुख खेती के लिए इत्यादि और इसके साथ साथ में जितने हमारे प्रमुख फसलें हैं उनके न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है उसकी व्यवस्था के साथ साथ और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ढांचागत विकास करने के लिए सरकार कटिबद्ध है और वर्तमान बजट में इसके पूरी तरह से सम्मिलित किए जाने की पूरी संभावना है और इस पर सरकार अच्छे ढंग से काम कर रही है। केंद्र सरकार के साल 2023-24 के आम बजट को लेकर देश भर के किसान और पशुपालक उत्साहित हैं। किसानों को उम्मीद है कि जिस तरह से बीते 8 साल से अधिक के कार्यकाल में भारत सरकार ने गांव, गरीब और किसानों के लिए बजटीय प्रावधानों में अन्नदाता को प्राथमिकता में रखा, उसी तरह इस बार भी किसानों को मोदी सरकार से बजट में कई तरह की उम्मीदें हैं। प्रोग्रेसिव फार्मर हूँ और 2020 का अवार्डी फार्मर भी हूँ। तो जिस तरह से मोदी सरकार ने एरोमा मिशन शुरू करके किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी की, तो अब इस बार एरोमा मिशन भी खत्म होने जा रहा है
किसानों की उम्मीदें इस पे टिकी हैं कि नए साल का बजट जो कि सामने आने वाला है, इससे कई उम्मीदें किसानों के मन में हैं कि इस बार और भी बहुत ज़्यादा जो है किसानों के लिए नई नई स्कीमें लेके आएंगे मोदी जी। बजट सत्र को लेकर के हम किसान लोग बड़े उत्साहित हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, किसान हितैषी प्रधानमंत्री से अब भी हमें बहुत आशाएं है कि वो नई तकनीक को लेकर के किसानों को अच्छा बजट पेश करने वाले हैं। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारतवर्ष निरंतर तरक्की की ओर अग्रसर है। विशेष तौर से किसानों, मछली पालन करने वाले और पशुपालकों के लिए माननीय मोदी जी के द्वारा लाई गई योजनाएं धरातल पर इन सभी वर्गों के लिए बहुत ही उम्दा साबित हुई। अब 1 फरवरी 2023 को माननीय मोदी जी संसद में बजट पेश करने वाले हैं और हम पूरी आशा और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि एक बार फिर से पुनः कमेरे वर्ग के लिए, किसानों के लिए, मछली पालन वालों के लिए और पशुपालन करने वालों के लिए बहुत अच्छे योजनाओं के साथ ये बजट प्रस्तुत होगा, ऐसा हमारी आशा और विश्वास है। मैं मछली उत्पादन और हैचरी का भी कर रहा हूँ। लास्ट बजट में केंद्रीय सरकार हमारा फिशरी के लिए बहुत कुछ किए थे। इस साल हम उम्मीद करते हैं कि मोदी सरकार अपना जो बजटिंग आगे होगा उसमें हमारा मछली उत्पादन के लिए जो जो चाहिए करेंगे बोल के अपना उम्मीद है। मेरे यहाँ 7 हेक्टेयर में खजूर बगीचा लगा हुआ है, जिसमें 1000 टिश्यू कल्चर, पनेजी क्लास, बरी और मैडजू लगे हुए हैं। 150 बीजू पेड़ लगे हुए हैं जो 35 किस्में हैं तथा ये 12-13 वर्ष का खजूर बगीचा है। यहाँ का खजूर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बांग्लादेश तक जाता है तथा ये जो पेड़ है हमें 90% सब्सिडी मिले थे। और यहाँ पॉली हाउस और ड्रायर लगा हुआ है। इस पर भी भारत सरकार से अनुरोध है कि जो 2 तारीख का बजट पेश हो रहा है उसके अंदर हमें पॉली हाउस और ये ड्रायर तथा बीज पर 90% सब्सिडी दी जाए। आगे भी 6000 रुपये हमें किसान निधि के मिले हैं, तो भारत सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। आगे भी हमें जारी रखे किसान मोदी सरकार से हमें बहुत बड़ी उम्मीद है। जैसे कि सहारा सरकार हमें 6000 रुपये साल के देती आई है, इस साल भी नया बजट पेश करे, किसानों के लिए एक नया तोहफा दे। जैसे कि मोदी सरकार ने पिछली बार गन्ने का रेट बढ़ाकर किसानों को बड़ा तोहफा दिया था, इस बार भी मोदी सरकार को बहुत बड़ी उम्मीद है मोदी सरकार से किसानों के लिए, ताकि गन्ने का रेट बढ़ाकर दे। 2024 में किसानों को बहुत बड़ी उम्मीद है मोदी सरकार से। और अब बात करेंगे मंडी भाव की। देखते हैं क्या रहा देश भर की मंडियों में भाव। बीते कुछ समय से आगे चल रही चने की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार अब तक रबी चने की बुआई 1,07,82,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 1,09,17,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी चने की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,35,000 हेक्टेयर पीछे है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। शुक्रवार को चने के सौदों में मिला जुला रुख रहा, कहीं भाव चढ़े तो कहीं उतरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। भाव की बात करें तो एक्वाकनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में 26 जनवरी को चने का भाव रहा 4,245 रूपए। 27 जनवरी को इसके भाव में 70 रूपए की गिरावट आई और भाव 4,175 रूपए पर आ गया। राजस्थान की लालसोट मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 26 और 27 जनवरी को चना 4,508 रूपए पर बिका। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में 26 जनवरी को चने का भाव रहा 5,800 रूपए। 27 जनवरी को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 5,800 रूपए पर बना रहा। चने के भाव में स्थिरता का सिलसिला इटावा मंडी में भी कायम रहा। यहाँ 27 जनवरी को चने का भाव 5,535 रूपए पर बरकरार रहा, जबकि सिरसा मंडी में इस दौरान चने के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 26 जनवरी को चने का भाव था 5,325 रूपए। 27 जनवरी को इसके सौदे 325 रूपए उछलकर 5,650 रूपए पर हुए।
बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 83,70,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,76,90,000 टन रही थी। बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मूंगफली की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई का क्षेत्रफल 48,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022-23 के लिए रबी मूंगफली की बुआई अब तक 4,98,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मूंगफली की खेती 4,50,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को मूंगफली के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंगफली के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की धरोल मंडी में 25 जनवरी को मूंगफली का भाव रहा 6,050 रूपए, 27 जनवरी को इसके भाव में 40 रूपए की गिरावट आई और भाव 6,010 रूपए पर आ गया। राज्य की ही हलवद मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 जनवरी को मूंगफली का भाव था 6,750 रूपए, 27 जनवरी को इसके सौदे 150 रूपए उछलकर 6,900 रूपए पर हुए। राजकोट मंडी में 25 जनवरी को मूंगफली का भाव था 6,750 रूपए, 27 जनवरी को इसके सौदों में 250 रूपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,500 रूपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 25 और 27 जनवरी को मूंगफली 6,800 रूपए पर बिकी। इसी तरह राज्य की ही लालगंज मंडी में 25 जनवरी को मूंगफली का भाव था 6,300 रूपए, 27 जनवरी को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 6,300 रूपए पर हुए। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 8 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 70,627 टन बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से नवंबर के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,72,927 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 3,02,300 टन रहा था। और आइए अब बात करेंगे मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रख सकते हैं अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। दक्षिणी गुजरात में गन्ने को तेज हवाओं से बचाने के लिए उन्हें एक साथ बांधे। इसके साथ ही यहाँ जो किसान अभी गन्ने की रुपाई करना चाहते हैं, वे खेतों की अच्छी तरह से जुताई करें। यही समय दलहनी फसलों में मौसम को ध्यान में रखते हुए सिंचाई और निराई करें। दक्षिणी गुजरात में ही इस मौसम में बैंगन, टमाटर, मिर्च, परवल और कुंदरू में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही तैयार सब्जियों की समय से तुड़ाई भी करते रहें। यही शकरकंद में भी जरूरत के अनुसार निराई और सिंचाई करें, जबकि तैयार जिमीकंद और रतालू की खुदाई कर ले। दक्षिणी गुजरात में ही इस समय काबुली चने में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में बचाव के लिए किसान खेतों के चारों ओर पीले गेंदे के पौधों की रुपाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ अरहर की फसल कटाई के लिए तैयार है। दक्षिणी गुजरात में ही सुबह के समय कपास की चुनाई करें। मध्य गुजरात में इस समय केले के बागों में निराई करें। मध्य गुजरात में ही गेहूं, काबुली चना, सरसों, जीरा, आलू और पपीते में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। यही समय किसान प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं और अगर नर्सरी तैयार हो तो उनकी रुपाई भी की जा सकती है। वहीं उत्तरी गुजरात में इस समय किसान खेतों में निराई करें। इसके साथ ही यहाँ मौसम को ध्यान में रखते हुए फसलों और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। उत्तरी गुजरात में ही किसान तैयार सब्जियों और फलों की समय से तुड़ाई कर ले। यही किसान तैयार कपास की चुनाई करे और अंतिम चुनाई के बाद खेतों में बकरियों और भेड़ों को कपास के खेतों में चरने दे, ताकि आने वाले वर्ष में गुलाबी बॉलवर्म के संक्रमण को रोका जा सके।
समय बैंगन की बुआई के लिए अनुकूल है। बैंगन की बुआई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर ले। खेतों की जुताई कर जमीन को समतल कर ले। बुआई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की बुआई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की बुआई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की बुआई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। बुआई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। ध्यान रखें कि दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और आइए अब देखते हैं कुछ और खबरें। खास खबर में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की 2 दिवसीय बैठक हैदराबाद में आयोजित। बैठक में आगामी वर्षों के दौरान G20 देशों की उद्यमशीलता और नवाचार प्राथमिकताओं पर चर्चा किए जाने की संभावना। भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक को संबोधित किया। अमिताभ कांत ने कहा कि भारत आज आप तक से अवसर की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हादसा हुआ है। मुरैना के पास एक सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। प्रशासन ने बचाव अभियान शुरू कर दिया है। संसद भवन परिसर में लाला लाजपत राय की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने लाला लाजपत राय को पुष्पांजलि अर्पित की। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले की आदिवासी चित्रकार जोधैया बाई बेकर को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। 80 साल की जोधैया बाई ने 60 साल की उम्र में मजदूरी छोड़कर चित्रकारी करना शुरू किया था। जम्मू कश्मीर में श्री वैष्णव देवी मंदिर परिसर के आसपास 700 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तीर्थ यात्रियों पर नजर रखने, उचित भीड़ प्रबंधन के लिए सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है। झारखंड के धनबाद में एक अस्पताल में भीषण आग लगने से डॉक्टर दंपति समेत 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में मारे गए सभी लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई। बिहार पुलिस नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में लगाए गए हथियार और गोला बारूद बरामद कर नष्ट कर रही है। इस सघन अभियान में बिहार पुलिस ने 162 आईईडी बरामद किए हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अटल टनल हाईवे पर भारी बर्फबारी के बाद ट्रैफिक पर असर पड़ा है। भारी बर्फबारी के बाद उपजे हालात से निपटने के लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।